हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज का लास्ट पार्ट, जहाँ पे आपको पता चलेगा एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में, संग में जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे पहले अपन लोग चालू करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स से, संग में जो कुछ लास्ट पार्ट वाले 1, 2, 3 पार्ट के वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स का मतलब होता है जहाँ पे अब चीज़ों को की गरीबी है उसको कैसे मिटाया जा सकता है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसको जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी वजह से, एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप अपना सकते हैं, जैसे कि मनरेगा टाइप हो गया, नरेगा हो गया, SGSP हो गया, इन टाइप के तरीके से आप स्कीम्स अपना सकते हैं। दूसरा है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करिए। आप लोग लास्ट कुछ सालों में देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की, लगभग पिछले 30 सालों में 1970 से 1980 के बाद से आप देखोगे, जैसे कि ये 1970 में लगभग थी तुम्हारी 3%, तो यहाँ पे 1980 में देखोगे जस्ट डबल होके हो जाती है आपकी 6%। तो यहाँ पे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही थी, संग में अपने जो पैसे का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी उतने टाइम पे बढ़ रहा था। संग में अपन लोग टी ट्रेड्स ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से भी अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है। टी ट्रेड्स के अलावा अपन लोग जूट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, संग में फाइन क्वालिटी का टेक्सटाइल भी अपने यहाँ पे पाया जाता है, जिसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की हो सकती है। इसके अलावा उतने टाइम पे अपन लोग टेक्नोलॉजी में उतने ज़्यादा महान थे नहीं, तो आप टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ उतने टाइम पे ज़्यादा नहीं देखेंगे। हाँ, स्टील प्रोडक्शन वगैरह, आयरन ओर का प्रोडक्शन, यहाँ आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पे होता था। ये तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, तो ये लगभग यहाँ बड़ी है, और आप प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो ये अभी भी बहुत लगभग ठीक ठाक है, मतलब और देश के कंपैरिजन तो अपने देश का फिर भी ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है सफिशिएंटली जितना अपना ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर भी है एज़ कम्पेयर टू चाइना। आप देखेंगे सेकंड नंबर पे हमारी पॉपुलेशन आती है, तो जिस वजह से अपन भी इकोनॉमी को अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। चाइना हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसी हिसाब से हम लोग, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, ना कि एज अ डिसएडवांटेज फॉर द कंट्री। उससे फ़ायदा हमारा है, ठीक है। आप पॉपुलेशन को एज एडवांटेज यूज़ करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा दी जाए, पॉपुलेशन को भी थोड़ा सा कम रखा जाए, संग में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी ध्यान दिया जाए। ये तो पहली चीज़ें हो गई। बाकी अब अपन लोग दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपकी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में, जो कि आएंगी टारगेटेड स्कीम्स के अंदर, जहां पे मेन पॉवर्टी हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहली प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था। इसका मेन मोटिव था कि जो सेंटर और स्टेट है इसके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाना, ताकि जो सेंटर है वो स्टेट में जब कोई इमरजेंसी लगती है या फिर कुछ भी ऐसी क्राइसिस वगैरह आते हैं तो उसकी मदद करे। संग में सेंटर और स्टेट के बीच में ऐसा भी रिलेशन बना ना, ताकि एक दूसरे की ये हेल्प कर सकें, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉवर्टी है, तो अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं उस पॉवर्टी को मिटाने के लिए। इसके बाद दूसरी आती है आपकी मनरेगा। मनरेगा से होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो इसमें क्या होता था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को, किसी भी, जैसे कोई भी जो गवर्नमेंट वाली जगह होती हैं जहाँ पे ज़्यादा वैसा पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता है, सिंपली कुछ प्रैक्टिसेस वाले काम होते हैं, वहाँ पे इनको रख लिया जाता था। इसमें से जो 1/3 होती थी इनको वुमेंस को जगह दी जाती थी, बाकी जो 2/3 होते थे उसमें आपके SC ST जो भी मतलब पॉवर्टी लेवल के नीचे आते हैं उनको जगह दे दी जाती थी। जिसमें आप लगभग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे करीबन SCs STs और वुमेन्स जो होती थी, ये तीनों को जगह मिलती थी, जिसमें से ये लगभग 53% आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो STs थे वो 17% देखने को मिलेंगे, और जो SCs थे
वो आपको 23% देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल महिलाओं की ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो लोग जैसे आंगनवाड़ी टाइप जगह जो होती थी वहाँ पे महिलाओं को रखा जाता था। तो ओवरऑल SC STs और वुमेन्स या लेबर क्लास के लिए बेस्ट था। काम चलाओ चल रहा था मनरेगा योजना। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में ये लोग 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देते थे पर्टिकुलर पर्सन को, और इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 200 करोड़ लोगों को इनने लगभग एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए दिया है। कितना ठीक है कितना गलत वो तो सरकार ही जाने। दूसरा है, इनने लगभग 4.78 करोड़ फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दिया है। आप ये कह सकते हैं तकरीबन। तो इनका ये लगभग एस्टिमेटेड रेशियो था कि इतनी फैमिलीज को इनने एम्प्लॉयमेंट दिया और इतने लोगों को इनने एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है। दूसरी चीज आती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, स्टार्ट हुई थी 1993 में। ये भी क्या था, इनका मेन काम था रोजगार देने का, जैसे ये नरेगा वाला कर रहा है। बस नरेगा में फिक्स डेज होता था, इसमें कोई फिक्स डे नहीं होता था। इसमें ज़्यादातर जो गरीब लोग होते थे उनका इस्तेमाल करा जाता था चीज़ों को करने के लिए। इसमें क्या होता था, आप कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते थे, इसमें कौन से सेल्फ सन में एजुकेशन वाले जो लोग होते थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको ज़्यादातर यहाँ पे नौकरी दी जाती थी, जिनको एजुकेशन होने के बावजूद भी संग में उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी या फिर जो नॉर्मल नॉलेज होती है स्टडीज़ से लेके वो होने के, मतलब पढ़े लिखे आदमी को यहाँ पे जब जॉब नहीं मिलती थी तो PMRY के तहत उसको जॉब दे दी जाती थी। सबको नहीं मिलती थी, तकरीबन कुछ को मिलती होगी। इसके बाद आता है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इनने क्या करा, इनने कहा कि हम आपको जो रूरल लोग जो होते हैं इनको इनने क्या कहा कि हम लोग नौकरी देंगे। गारंटी प्रोग्राम था, यहाँ पे गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको बेशक नौकरियां देंगे। इसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ होती थी कि इनको भी क्या होता था, सेल्फ वालों को ये नौकरियां दी जाती थी या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हीं को ये नौकरियां मिलती थी। दैट मीन्स आप समझिए जो टारगेटेड ऑडियंस है उस पर सीधा ध्यान दिया जाता था। इसके बाद आता है आपका स्वर्ण जयंती, इसके बाद आता है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक अब चालू हुई थी 1999 में हुई थी। इनका मेन मोटिव था कि ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे, उन फैमिलीज पे ध्यान देते थे जो कि आप देखिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगी। कौन सी, जो फैमिली पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे। अब तुम कहोगे ये तो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, इससे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने का मतलब है कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रही हैं, इनको क्या बना दिया जाएगा, SHG बना दिया जाएगा। मतलब इनकी फैमिली को इकट्ठा, मतलब इनको लोगों को इकट्ठा करके एक SHG बना दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये लोग ग्रुपों का इनका क्या होता है 15-20 टाइप का बना लेते हैं, अपनी में किटी खेलते रहते हैं, लेकिन एक किटी थोड़ी सी बड़ी वाली होती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं 15-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से संग में जिसको ज़रूरत होती है या फिर वो जिसको जानते हैं उनको वो पैसा लेंड कर सकते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी कम होता है। तो ये थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के मिडिल क्लास वाले लोग होते थे, ये लोग एक ग्रुप बना लेते थे ताकि हल्का फुल्का फ़ायदा इनको भी हो जाता था और इन लोगों की बाकी गरीबों की मदद। जैसे किसी किसान को मान के चलो 10,000 रुपये चाहिए, इसमें 15 लोगों का ग्रुप है, इसमें से किसी एक को क्या चाहिए है, कुछ रुपए चाहिए हैं क्योंकि इसकी खेती में नुकसान हो गया है या फिर इसको खेती करनी है। तो ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वही पैसा जो है एक बार में इसको दे दिया जाएगा। बाकी इससे मंथली या इसको एक फिक्स डेट दे दी जाएगी या फिर इससे मंथली इंटरेस्ट लेते रहेंगे। इनका हिसाब किताब चलता है, मतलब अपने में खेलते रहते हैं। बाद में जाके अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा भी हो जाता है तो ये बैंक्स वगैरह से भी लोन इसको मिल सकता है, लेकिन जब ये ऑथराइज हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस इसको ऑथराइज नहीं करा जाता है। जब ये ऑथराइज होता है तो इसको ज़्यादातर इसके हेड के नाम पे इसको ऑथराइज करा जाता है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे जब लोन दिया जाता है तो इस सारी चीज़ का जिम्मेदार इसका हेड ही होता है, जिसने ये सारी मतलब ये जिसने एक ग्रुप चालू करा होगा, या फिर सारे लोगों ने मिलकर एक गांव का जैसा मुखिया होता है वैसे एक इसका भी मुखिया बना दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपके सारे स्कीम्स के बारे में, टारगेटेड स्कीम जो कि पेपर में आ सकती हैं, ऑल ओवर इतनी ही आती हैं। डेफिनेशन इनकी याद कर लेना, फुल फॉर्म से याद कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स में इन दोनों को याद रखना, क्योंकि पेपर अगर लिखने को रिटन आता है तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आप देखोगे जितनी भी स्कीम है बेकार, पूरी बेकार।
वो कह रहे हैं 2220 करोड़, ये कह रहे हैं 2000 करोड़ नौकरियां दी, ये कहेगा फालतू, ये कहेगा कुछ, ये कहेगा कुछ। अच्छा, सारी कांग्रेस की टाइम की नहीं, बीजेपी की टाइम पे। लेकिन ये योजनाएं जो हैं वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, मिला होगा वो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आप देखेंगे ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव योजनाएं हैं नहीं है। इफेक्टिव योजना ना होने का कारण भी है इनके पास। क्यों भैया? एक तो प्रॉपर इनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनमें नहीं हो पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचते ही नहीं है, इनका टारगेट पूरा गलत है। तीसरी चीज आती है, ये जो स्कीम्स होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं। स्कीम क्या कर जाती हैं? एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती हैं, समझिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो कि सरकार, जो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो आप स्टेट गवर्नमेंट तक एग्जैक्टली उतना पैसा नहीं पहुंचता है, या फिर पहुंचता भी है तो बीच में खा लिया जाता है। उसी के कारण ये जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ लोगों तक जिसकी चीज़ें पहुंच पाती हैं और कुछ तक नहीं पहुंच पाती हैं, बाकी सरकार के पास तो पूरा हिसाब है। इसके बाद आता है टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, राशन की दुकान का एग्जाम्पल, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप सरकार से गलतियाँ हो रही हैं। इसके अलावा ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, लेकिन छोड़ो अपन को। इसके अलावा आता है ओवरलैपिंग। तो आप देखेंगे ये वाली स्कीम भी लगभग वैसी है, ये वाली स्कीम भी लगभग वैसी है, ये भी क्या था, ये भी कुछ योजना दे रहे थे, ये भी सॉरी जॉब्स दे रहे थे, ये भी जॉब्स दे रहे थे। इनका काम भी जॉब देना है, सभी जॉब दे रहे हैं तो, लेकिन अभी तक कोई दे क्यों नहीं पाया? अभी भी लोग चिल्लाते रहते हैं नौकरियां नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, ठीक है। ये भी भैया ये पॉवर्टी लाइन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया था, पता नहीं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ पे चलेगा, फिर पता नहीं क्यों किसान पंखे से लटक के मर रहा है। लेकिन ठीक है, फिर भी मेरा देश महान है, ठीक है, मजा आता है। यहाँ पे एजुकेशन, और फिर भी आज भी आप कुछ लोग देखेंगे जो कि ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो समस्या नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशंस गलत हो रहे हैं, या टारगेट नहीं पहुँच रहा है, या फिर ओवरलैपिंग हो रही है। कहीं ना कहीं तो सरकार से गलतियाँ हो रही हैं। सरकार के साथ साथ अपन लोगों से भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, जिसको मे भी अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट वी हैव टू नो अबाउट द राइट एंड द फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इसके इन चीज़ों के बाद अपन लोग चीज़ों का पता लगाएंगे कि हम लोग किस तरीके से चीज़ को सही या गलत कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में जॉब नहीं मिल रही है, फिर मैंने कह दिया अपन को क्या मतलब, तो ऐसा नहीं है, अपन को मतलब उस चीज़ से होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर ख़त्म है। आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के बाद अगर कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, नंबर आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।